अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का यूनिट नंबर 9। एक पोएम हमने पढ़ा था इक्विपमेंट। इक्विपमेंट पोएम जो कि एडगर गेस्ट ने लिखा है। इस पोएम में जो फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं इसको हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। पहला फिगर ऑफ स्पीच इसमें जो इस्तेमाल हुआ है वो है एपोस्ट्रोफी। अच्छा, एपोस्ट्रोफी एक और वो भी होता है ग्रामर में कॉन्सेप्ट, लेकिन ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रोफी क्या होता है अभी जो है ना मैं आपको समझाता हूँ। एपोस्ट्रोफी पहले देख लो होता क्या है। व्हेन अ पोएट डायरेक्टली स्पीक्स टू अ पर्सन और द रीडर, जब एक शायर किसी शख्स से या सुनने वाले से यानी पढ़ने वाले से डायरेक्ट मुखातिब होकर कहते हैं, ठीक है। यानी जब शायर पोएम लिखता है वहाँ पे वो किसी बंदे से या फिर ऑडियंस से जो उनको पढ़ेंगे उससे वो मुखातिब होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। इस पोएम में अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो पहला पहला जो लाइन है, फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लेड, यहाँ पे जो शायर है वो यूथ से मुखातिब है। माई लेड का यहाँ पे मतलब होता है यूथ, जो नौजवान नस्ल है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस लाइन में एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जो हमारे पास है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, व्हेन अ पोएट डायरेक्टली कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। यानी मेटाफर में आप एज या लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हो, बल्कि आप डायरेक्टली दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोएम में से एक लाइन है, यू आर द हैंडीकेप यू मस्ट फेस। अब यहाँ पे देखें ना, यूं जो है शायर जो है ना रीडर को एड्रेस कर रहे हैं, ये कोई पर्सन है, ठीक है। हैंडीकेप जो है, हैंडीकेप कहते हैं रुकावट, ऑब्स्टेकल को कहते हैं। अब यहाँ पे ने शायर ने कहा है यू आर द हैंडीकेप, कि तुम ही वो रुकावट हो। अब एक इंसान और रुकावट में फ़र्क होता है ना, लेकिन शायर ने क्या किया है, एक लिसनर को या जिसको वो एडवाइस दे रहे हैं उस बंदे को कंपेयर किया है हैंडीकैप के साथ, कि तुम ही वो रुकावट हो, ठीक है। यानी तुम्हारी कामयाबी में जो रुकावट है वो तुम खुद ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल किया है। तीसरा हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। जब हम गैर इंसानी चीज़ों को इंसानों की खूबी देते हैं तो इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, करेज मस्ट कम फ्रॉम द सोल विद इन। अब देखें ना, करेज मस्ट कम फ्रॉम द सोल विद इन, यानी कि जो हौसला है वो रूह से ही आना चाहिए। तो इसके अगर आप देखते हो ना, करेज को ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे कि उसमें कोई लिविंग थिंग है और वो किसी चीज़ से बाहर निकलने की सलाहियत रखते हैं। लिविंग क्वालिटी दी है, ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटी दी है। हालांकि करेज तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना, तो करेज को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है इस पोएम में वो है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, द यूज ऑफ वर्ड्स दैट अपील टू आवर सेंसेस। यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो हमारे सेंसेस को अपील करते हो, उस हमारे सेंसेस पे जिसका असर होता है उसको हम कहते हैं इमेजरी, ठीक है। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनको पढ़ने के बाद आपकी किसी सेंस में क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। यानी या तो सेंस ऑफ साइट के ज़रिए से आप उसको इमेजिन करते हो या फिर उसको स्मेल। तो हमारे 5 सेंसेस है, ठीक है। किसी भी सेंस को वो अपील करे तो वो वर्ड आपके पास इमेजरी के कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड्स है, एंड सिमिलर नाइव्स एंड फॉक्स दे यूज। यानी कि वो भी एक तरह के आम जैसे जो चाकू होते हैं और फॉक्स होते हैं जिनके ज़रिए से वो खाना खाते हैं। विथ सिमिलर लेसेस दे टाई दियर शूज़। और वो जो है ना अपने जूतों की जो तस्में हैं, यानी वो तस्में इस्तेमाल करते हैं अपने जूतों को बांधने के लिए जो आम आदमी इस्तेमाल करते हैं। यानी इन दो लाइनों का मतलब ये होता है कि एक अमीर शख्स होते हैं या एक कामयाब शख्स जो होते हैं वो भी उसी तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जो एक आम इंसान गुजारते हैं। वही चाकुओं से खाना खाता है, उन्हीं फॉक्स से वो खाना खाता है,
उन्हीं वही जूते वो पहनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे, मतलब कि शायर ने इसको जब इस्तेमाल किया है उसका पर्पस क्या है। यहाँ पे ऐसे वर्ड्स जो हमारे सेंसेस को अपील कर रहे हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है, तब जाके आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इस दो लाइनों में अगर आप देखते हो तो नाइव्स जो चाकू होते हैं, फॉक्स जो कांटे होते हैं जिनके ज़रिए से आप खाना खाते हो, लेसेस तस्मे हो गए, शूज़ जूते हो गए, ये चारों के चारों वर्ड्स जो है ना, ये क्या है, इमेजरी है, इमेजेस हैं। और ये किस चीज़, ये कौन सी चीज़ें जो है ना, ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऐसे चीज़ें हैं जो हर बंदा इस्तेमाल करता है, ठीक है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कामयाब है, चाहे वो नाकाम है, हर बंदा इनको इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो दीज वर्ड्स अपील टू आवर सेंसेस ऑफ साइट। ये जो वर्ड्स हैं हमारे कौन से सेंस को अपील कर रहे हैं, हमारी जो देखने वाली साइट है उसको अपील कर रहे हैं। अब द पोइट शोज दैट ग्रेट पीपल लिव लाइक नॉर्मल ह्यूमंस। शायर ने इसलिए इस्तेमाल किए हैं ये वर्ड्स, वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रेट पीपल होते हैं, अजीम लोग होते हैं, या जो अमीर लोग होते हैं या सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो भी आम इंसानों की तरह रहते हैं ना। उनके पास भी वही चीज़ होती है जो आम इंसानों के पास होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास, वो है टाइटल ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो टाइटल है ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। अच्छा, यहाँ पे इक्विपमेंट जो है इसकी जो लिटरल मीनिंग है, यानी जब डिक्शनरी में आप इसकी मीनिंग देखते हो तो इक्विपमेंट का मुराद टूल्स, यानी वो चीज़ें जिन या मशीन जिसको आप इस्तेमाल करते हो कोई चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। ये उसकी लिटरल या डिनोटेटिव मीनिंग है, जो डिक्शनरी वाली मीनिंग होती है जिसको हम लफ्जी मतलब कहते हैं, वो क्या है, इसकी मीनिंग टूल्स है। लेकिन मेटाफोरिकल मीनिंग या फिर कनोटेटिव मीनिंग इसकी क्या है, कनोटेटिव मीनिंग इक्विपमेंट की क्या बनेगी, नेचुरल ह्यूमन एबिलिटीज़, यानी इंसानों की जो कुदरती सलाहियतें होती है, यानी इंसान के पास दिमाग है, दो हाथ है, ऐसे जितने भी इंसान के पास सलाहियतें हैं, तो इक्विपमेंट उन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारी जिस्म में हिस्से हैं, हाथ है, पैर हैं, दिमाग है, तो ये जितने भी बॉडी के पार्ट्स है ये हमारा क्या है, इक्विपमेंट है। तो इक्विपमेंट यहाँ पे एक मेटाफर है, और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द बॉडी पार्ट्स दैट ह्यूमन हैव, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, क्योंकि थ्रू आउट द पोएम शायर ने क्या किया है, मतलब कि इक्विपमेंट को, ये जो मेटाफर है ये इस्तेमाल किया है थ्रू आउट द पोएम, ठीक है। तो जब थ्रू आउट द पोएम एक मेटाफर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम इस पोएम के एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में ये जो एमसीक्यूज हैं इसको आप खुद प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है पोएम में भी, और फिगर्स ऑफ स्पीच में भी मैंने डिस्कस की है, ठीक है। वोकेबलरी पे आ जाएं। वोकेबलरी में भी हमारे पास कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद देख लें, ठीक है, इजी वर्ड्स है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, वोकेबलरी में हमारे पास अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर सी है। थिंक ओवर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट डाउन दियर कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग। ये सारे वर्ड्स पोएम से लिए गए हैं, और इन पोएम्स, यानी पोएम के मुताबिक ही आपने इसकी कॉनोटेटिव मीनिंग और डिनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। ये दोनों मीनिंग मैंने आपको इससे पहले भी बताए थे कि जो डिनोटेटिव मीनिंग होता है वो लफ्ज़ी मतलब होते हैं जो आपको डिक्शनरी में मतलब मिलता है। कॉनोटेटिव मीनिंग वो मीनिंग होता है जो शायर ने, मतलब कि इम्प्लाइड मीनिंग होते हैं, या जिसको हम मेटाफोरिकल मीनिंग भी कहते हैं। या तीसरा जो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिटरल मीनिंग या इम्प्लिसिट मीनिंग, ठीक है। मेटाफोरिकल मीनिंग, इम्प्लिसिट मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग, नॉन लिटरल मीनिंग, ये सारी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स हैं इनके हमने दोनों तरह की मीनिंग आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सवाल ईटा में आए थे, अगर आप पेपर उठा लेते हैं ना, तो अभी एक एमसीक्यूज आया था, सीटी का पेपर था, या
पीईटी का पेपर था, वहाँ पे मैंने देखा था कि एक एमसीक्यूज था कि द कनोटेटिव मीनिंग ऑफ डव इज DOVE डव। डव जो है ना एक किस्म का वो होते हैं ना, परिंदा होते हैं या आप कह सकते हो, ठीक है, जो बर्ड होते हैं। लेकिन उसकी जो कनोटेटिव मीनिंग है यानी मेटाफोरिकल मीनिंग है, वो किस चीज़ का सिंबल है। कनोटेटिव मीनिंग उसका क्या था, पीस, यानी वो अमन को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि एमसीक्यूज को सिर्फ ना देखें, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बुक के अंदर ही आप चीज़ों को पढ़ें, वहाँ पे ही आप उसके ऊपर लिखें, ठीक है, साइडों पे लिखें और उसको बार बार रिवाइज करें, तब जाके आपका जो चीज़ है वो क्लियर होगा। अगर आप जस्ट कोई गाइड ले लेते हैं, कोई भी जो मार्केट में मिलते हैं, उसमें आप सिर्फ एमसीक्यूज के ज़रिए से तैयारी करते हैं, तो वो कोई तैयारी नहीं है, उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, पहले बुक को समझें। वो चीज़ें जो है ना, ये गाइड वगैरह ये चीज़ें जो है ना, आप तब देखें जब आपने बुक पढ़ा हो, उसके बाद आप सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करें। वहाँ से आप कभी भी नहीं सीख सकते, ये मेरी बात याद रखो। इवन कि यहाँ पे जो मैं आपको कुछ चीज़ें तो आप सीख जाते हैं जब बुक के दौरान, बहुत सारी चीज़ें एक्सरसाइज में ऐसी हैं जो कि आपको ग्रामर में पहले ही सीखनी होती है, यहाँ पे सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो फ्रेजेज और क्लासेज है, अब अगर ये आपने नहीं पढ़ी होती तो यहाँ पे तो इतनी डिटेल नहीं होती ना। तो अच्छा, पहला जो वर्ड है वो हमारे पास है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट, जाहिर सी बात है, इक्विपमेंट का मतलब होता है टूल या मशीन्स, यानी जो चीज़ें चीज़ें बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी इस्तेमाल की चीज़ें होती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट। लेकिन इस पोएम के अंदर इसका जो कनोटेटिव मीनिंग है वो है, मैंने आपको अभी बताया था कि इक्विपमेंट एक मेटाफर है। इसकी जो मेटाफोरिकल मीनिंग है या कनोटेटिव मीनिंग है वो क्या है, ह्यूमन एबिलिटीज़, यानी इंसानों के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है, शायर ने इंसानों की जिस्म के जितने भी हिस्से होते हैं, हाथ पैर पाँव दिमाग, ये इक्विपमेंट के लिए जो है ना, उससे मुराद यही है। ठीक है, ह्यूमन एबिलिटीज़ लाइक ब्रेन, बॉडी पार्ट्स जिस तरह आर्म्स हो गए, फूट हो गए, ये सारे इक्विपमेंट की कनोटेटिव मीनिंग में आते हैं। इसके अलावा ब्रेन, ब्रेन जो है ना, हमारे पास पता है कि जो इसकी डिनोटेटिव मीनिंग है, डिक्शनरी वाली मीनिंग है, एक ऑर्गन होते हैं हमारे जिस्म में, ठीक है, जो कि स्कल में होते हैं। जबकि इसकी जो कनोटेटिव मीनिंग है या मेटाफोरिकल मीनिंग है वो क्या है, ये सिंबलाइज कर रहे हैं इंटेलिजेंस को या विस्डम को। ठीक है, कॉमन प्लेट, यानी एक ऐसा प्लेट जिसमें लोग खाना खाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी कनोटेटिव मीनिंग क्या है, इक्वेलिटी, बराबरी। ठीक है, क्योंकि देखे ना पोएम में शायर क्या कहता है, यानी कि वो जो अजीम लोग हैं और मतलब कि सारे लोग जो कामयाब हुए हैं वो भी कॉमन प्लेट से ही खाना खाते हैं। मतलब ये है कि उनके पास भी अल्लाह ताला ने उनको वही इक्विपमेंट दी है, वही मतलब कि दिमाग दिया है जो आपके पास है, वही हाथ पैर दिए हैं जो आपके पास है, लेकिन वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करके ही कामयाब बनते हैं। ठीक है, तो आप भी, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप उनको किस तरह इस्तेमाल करते हो। अगर आप सही इस्तेमाल कर सकते हो तो आप भी कामयाब बन सकते हो। ठीक है, दूसरा है हमारे पास हैंडीकेप। हैंडीकेप कहते हैं फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी को। ठीक है, ये इसका डिनोटेटिव डिक्शनरी मीनिंग है, यानी कोई जिस्मानी या दिमागी मजूरी जिसको कहते हैं। लेकिन हैंडीकेप का जो कनोटेटिव मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द पोएम वो है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और फेयर, यानी खौफ होते हैं या घबराहट, जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक है, दूसरा है हमारे आखिरी वर्ड है हमारे पास टॉप। टॉप का मतलब होता है यानी किसी चीज़ का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये इसकी डिनोटेटिव मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है। जबकि इसकी जो कनोटेटिव मीनिंग है, इम्प्लिसिट मीनिंग है या मेटाफोरिकल मीनिंग है, वो क्या है, सक्सेस, यानी कामयाब जब आप बन जाते हैं तो आप टॉप पे होते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जो है ग्रामर का पोर्शन है, प्रीपोजिशंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट और डायरेक्शन इन ईच सेंटेंस। ठीक है, ये वाला इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपने इसको पहले भी वो किया होगा, बट थोड़ा सा आपने इसको देखना है क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलत कर लेते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन जो होते हैं, इट इज़ यूज्ड टू शो वेयर समवन और समथिंग इज गोइंग,
यानी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन बताता है, या किसी इंसान की डायरेक्शन बताते हैं, या किसी चीज़ की कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। पहला एमसीक्यूज है, ही गोज डैश लाइब्रेरी एवरी इवनिंग। वो हर रोज़ लाइब्रेरी जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अक्रॉस का मतलब यानी टू जो है ना, जब आप किसी एक चीज़ से किसी दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं तो आप टू लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अक्रॉस जो होते हैं, अक्रॉस जब आप एक जगह से यानी एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हैं, स्पेशली जब आप एक रोड के एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हैं, ठीक है, या दरिया के एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हैं, या कोई पुल होता है उसके एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हैं, तब आप अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस यहाँ पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें क्रॉस क्रॉस लगा दो। सी वाला ऑप्शन है डाउन। डाउन जो है ना, ये भी प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन है, लेकिन ये डाउनवर्ड मूवमेंट है। जब आप नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं कोई चीज़, तो आप तो ये वाला प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। लाइब्रेरी चूँकि यहाँ पे वो उस सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए हम डाउन को भी नहीं लिख सकते। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स भी जो है ना डायरेक्शन या प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, मूवमेंट को ज़ाहिर करने के लिए या डायरेक्शन ज़ाहिर करने के लिए। लेकिन टूवर्ड्स आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब भी कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन उसकी मंजिल का नहीं पता हो कि वो कहाँ पे जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ ना कि वो इस तरफ गया है, अब मुझे ये नहीं पता कि वो जा कहाँ रहा था, उसकी मंजिल कहाँ थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही गोज़ टूवर्ड्स द नॉर्थ, ही वॉज गोइंग टूवर्ड द साउथ, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता वो नॉर्थ की तरफ तो जा रहा है, लेकिन वो रुकेगा कहाँ पे। तो जब हमें डेस्टिनेशन या मंजिल का नहीं पता होता तब हम टूवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें डेस्टिनेशन का पता होता है कि वो यहाँ पे जा रहा है, तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो बंदा है, ही गोज़ टू लाइब्रेरी, हमें डेस्टिनेशन का पता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है, इसलिए आप टू इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, यू मस्ट वॉक डैश द ब्रिज। अच्छा, ब्रिज जो है ना, ब्रिज के लिए आप मोस्टली क्या इस्तेमाल करते हो, इंटू तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंटू आप तभी इस्तेमाल करते हो जब आप किसी चीज़ के अंदर जाते हो, ठीक है, किसी कमरे के अंदर, किचन के अंदर, तब आप इंटू इस्तेमाल करते हो। अक्रॉस द ब्रिज, हाँ ये सही है, क्योंकि ब्रिज को आप क्रॉस करते हो जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक साइड से दूसरे साइड पे जाते हो, चाहे वो ब्रिज हो या दरिया हो, तो आप उसको क्रॉस करते हैं, तब आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एक क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास, वॉक डैश द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट। वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट। जब भी स्ट्रीट आ जाए या रोड आ जाए, तो आप डाउन उसके साथ प्रीपोजिशन मोस्टली स्ट्रीट और डाउन के लिए ही, इस रोड के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। चौथा है हमारे पास, दैट वुमेन गोइंग इनटू द सुपर मार्केट इज़ माई मदर। अब यहाँ पे एक औरत है जो कि सुपर मार्केट के अंदर जा रही है, यानी जब भी आप किसी चीज़ के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस डायरेक्शन को या मूवमेंट को जाहिर करने के लिए आप प्रीपोजिशन इनटू का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सना इज टॉकिंग डैश महविश। ऑब्वियसली इसमें तो टू लगेगा, टॉकिंग टू, ठीक है। टॉकिंग के साथ टू ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सना इज टॉकिंग टू महविश, के सना महविश के साथ बात कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस इन ईच सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी वो प्रीपोजिशन जो वक्त को जाहिर करते हैं या प्लेस को जाहिर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। पहला पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक है, स्टे डैश द डॉग इट बाइट्स, यानी कि जो कुत्ता है वो मतलब कि खाता है या बाइट करता है, तो इससे आपने क्या करना है, एक डेंजर है ना, कुत्ता जो है ना एक खतरा है, तो स्टे अवे फ्रॉम द डॉग इट बाइट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है, तो इसलिए फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है हमारे पास, प्लीज़ गेट डैश द स्टेज, द परफॉर्मेंस इज़ अबाउट टू स्टार्ट। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है ये थोड़ा सा इम्बिग्वियस है, क्योंकि यहाँ पे इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग तो ये हो सकता है कि प्लीज़ गेट ऑफ द स्टेज। गेट ऑफ द स्टेज का मतलब होता है कि स्टेज से उतर जाओ। द परफॉर्मेंस इज़ अबाउट टू स्टार्ट, यानी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है, तो आप स्टेज से उतर जाओ, किसी बंदा जो बंदा खड़ा है वहाँ पे, ठीक है।
दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हो प्लीज़ गेट अप द स्टेज, द परफॉर्मेंस इज़ अबाउट टू स्टार्ट। गेट अप का मतलब होता है कि स्टेज पे जो है ना आप चढ़ जाओ, यानी स्टेज पे चढ़ो, परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है हमारे पास क्विक गेट द बॉल बिफोर इट रोल्स डाउन द हिल, यानी कि जल्दी करो, बॉल को क्या करो, पकड़ लो इससे पहले कि वो जो पहाड़ी है उसके नीचे चली जाए, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन द वीकेंड, वीकेंड के लिए आप ऑन इस्तेमाल करते हो। आई हैवेंट सीन हर सिंस जून, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक मंथ के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करते हो, मैंने उसको जून से नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वी विल नेक्स्ट मीट इन द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ के बीच में ही, यानी 15 तारीख को हम मिलेंगे, तो इनका आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। हर बर्थडे इज़ ऑन द 6 जून, डेट के लिए आप हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हो जब आप पूरी डेट बताते हो, ठीक है। ही वॉज बॉर्न एट अ फॉर्म, वो एक फॉर्म में, फॉर्म पे पैदा हुआ था, यानी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, पॉइंट ऑफ लोकेशन है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस ये प्रीपोजिशन पे ये ऑन, एट, इन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियोस में क्लियर कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्रीपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, या सिंपल अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि जो प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं वो फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज की मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं जिसमें एक प्रीपोजिशन होता है और उसके साथ एक उसका मॉडिफायर होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। थोड़े से लेंथी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस फिर होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो है ना नाउन फ्रेज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको फंक्शन वाइज जो पढ़ाए थे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज के दो टाइप्स होते हैं, एजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कुछ ऐसे होते हैं जो एजेक्टिव की तरह काम करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उसको हम एजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं या फिर एजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, उन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को हम कहते हैं एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखे हैं, आप इसको रीड करें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं ताकि हमारा ज़्यादा टाइम सेव हो। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, यहाँ पे लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। यानी इन सेंटेंसेस को आप एक सही वाले प्रीपोजिशनल फ्रेज से क्या करो, कंप्लीट करो। पहला वाला हमारे पास ब्लैंक है, डैश जमील दे ऑल सीम्ड प्रेटी कॉर्डियल, एक्सेप्ट फ्रॉम जमील, जमील के अलावा, ठीक है। दे ऑल सीम्ड प्रेटी कॉर्डियल, यानी वो सारे बहुत दोस्ताना या फ्रेंडली नज़र आ रहे थे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास देश कैंसर इज क्योरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कैंसर इज क्योरेबल। तीसरा है हमारे पास द ट्रेन वॉज लेट इन स्पाइट ऑफ दिस आई मैनेज टू गेट टू द मीटिंग इन टाइम, यानी कि जो ट्रेन थी वो लेट हो गई थी, इसके बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ दिस, ठीक है। चौथा है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द स्टार्टर आई थॉट द मील वॉज एक्सीलेंट, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टार्टर, आई थॉट द मील वॉज एक्सीलेंट। पांचवा है हमारे पास व्हाट इज द मैटर विद यू, यानी कि आपको क्या मसला है, क्या मसला है आपके साथ, ठीक है। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद यू या व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, ठीक है। तो उस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 10 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।